नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की नई टीम की। राजस्थान कांग्रेस में चुनावी साल में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही संगठन की सियासी दिशा तय कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नई टीम का ऐलान किया गया है, जहां कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 48 महासचिव, 21 उपाध्यक्ष, 121 सचिवों के नाम पर मुहर लगा दिया है। वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 25 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। दरअसल 2020 में पायलट खेमे की बगावत के बाद कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से अब तक प्रदेश कार्यकारिणी में महज 39 पदाधिकारी थे। वहीं संगठन में नियुक्तियों को देखकर बताया जा रहा है कि इन नियुक्तियों में सीएम अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा गुट की चली है। वहीं खुद डोटासरा ने अपनी नई टीम को काफी संतुलित करते हुए किसी भी तरह के खेमेबाजी को खारिज कर दिया है। डोटासरा ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस एकजुट है और इसी एकजुटता के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। दरअसल राजस्थान में 6 महीने बाद चुनाव का बिगुल बजने वाला है और कार्यकर्ता काफी समय से कार्यकारिणी के विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब जारी किए गए करीब 300 से ज्यादा नामों में डोटासरा की नई टीम तैयार की गई है, जहां खुद उन्होंने टीम को काफी संतुलित बताया है। नई टीम में करीब 60% युवा हैं, जहां पर सभी वर्गों से चेहरे को जगह दी गई है। सभी वर्गों से डोटासरा ने नई टीम आने के बाद से कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और गहलोत सरकार के कामकाज को अब जनता के बीच लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने काफी योजनाएं और हर वर्ग के लिए शुरू की हैं। ऐसे में अब उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इधर नई टीम को लेकर ज्यादा बात करें तो आपको बता दें कि 25 जिलाध्यक्षों में एक भी महिला नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी में केवल 15% पदों पर महिलाओं को ही जगह मिली है। मंत्रियों को एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले पर संगठन के पदों से हटा दिया गया है। अब मौजूदा कार्यकारिणी में एक भी मंत्री नहीं है। वहीं कई पायलट समर्थक संगठन से बाहर हो गए हैं। नई कार्यकारिणी में 80% के आसपास पदाधिकारी सीएम अशोक गहलोत के समर्थक हैं। चुनावी साल में इसे गहलोत खेमे के संगठन पर दबदबे के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन पायलट के समर्थकों को जगह दी गई है, लेकिन उसका अनुपात कम है। पुरानी कार्यकारिणी में सचिन पायलट समर्थक प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी महासचिव रहे, वेद प्रकाश सोलंकी सचिव रहे, महेंद्र सिंह खेड़ी, गजेंद्र सांखला, रवि पटेल को बाहर कर दिया गया है। इन अगर बात किया जाए तो पायलट समर्थकों को नई कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है। चाकसू से पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी लगातार पायलट के समर्थन में बयानबाजी करते थे। सोलंकी ने भी कई बार सरकार पर भी सवाल उठाए। सोलंकी को इस बार प्रदेश महासचिव पद से हटा दिया गया है। पिछली कार्यकारिणी में उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया था। पायलट समर्थक महेंद्र सिंह खेड़ी, ललित यादव और निम्बा राम गरासिया को सचिव पद से हटा दिया गया। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ दिन पहले अपनी टीम में कई तरीके से नए चेहरे को शामिल किया है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों में नई टीमें हैं। इन सबके बीच सवाल उठता कि राजस्थान कांग्रेस की नई टीम में कौन इन हुआ और कौन आउट हुआ। पायलट खेमे के कई पुराने चेहरे को बाहर करके नए चेहरे को क्यों शामिल किया गया है? कांग्रेस की नई टीम में सोशल इंजीनियरिंग पर कितना फोकस रहा? कांग्रेस की नई टीम मिशन 2023 के लिए कितनी तैयार है? ये नई टीम बीजेपी पर किस मजबूती के साथ वार करेगी और कांग्रेस की नई टीम से मुकाबले के लिए बीजेपी कितनी तैयार है? इन सब के अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो राजस्थान कांग्रेस की नई टीम बनकर तैयार है। कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या इस बार की रणनीति होने वाली है? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले
परिचय कराते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियदर्शी भटनागर, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राखी राठौर, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे। नई टीम बनकर तैयार हो गई है, कितना दम? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव इसी साल में होने हैं। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो संगठन को मजबूत रूप देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, गठन किया है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ दिनों पूर्व किया था। कांग्रेस पार्टी 4.5 साल से एक मजबूत संगठन और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में राजस्थान में उभर कर आई है। और जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं और जो युवाओं का समावेश है और जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो बेहतरीन योजना है, कार्यशैली है, गांधीवादी नियत है, उसके कारण आज जनता के सामने हमारा एक बहुत अच्छा पक्ष सामने आया है। जनता का हमारे प्रति विश्वास पैदा हुआ है और आज ये लगने लगा है पूरे देश को कि 25 साल से जो एक परिपाटी चली आ रही थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, परंतु ये इस बार हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि राजस्थान के अंदर पुनः ये राजस्थान की सरकार जो है दोबारा रिकॉर्ड बनाएगी, दोबारा दोहराएगी और कांग्रेस पार्टी जिनको भी अपना प्रत्याशी नियुक्त करेगी, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के काम और संगठन कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में पायलट समर्थक की कई नेताओं को आउट भी किया गया है, वजह क्या रही? देखिए मेरी बात सुनिए, इन और आउट तो राजनीति में और काम में चलता रहता है, पहली बात तो। दूसरी चीज, किसी भी इस आशय से किसी को इन या आउट नहीं किया गया है। हर आदमी का एक काम होता है। कई जने ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने संगठन के अंदर कई, अभी आप देख लीजिए माननीय राहुल गांधी जी ने, हमने ये कोशिश करी है माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय खड़गे साहब के निर्देशानुसार, ये देखा जाए एक व्यक्ति एक पद, इस फार्मूले को हमने जितना हो सकेगा उतना आत्मसात करने की कोशिश करी है। हमारा ये ध्येय है कि जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, जो संगठन में काम करना चाहता है, तो संगठन में काम करने का जो इच्छुकता, उसको संगठन में काम करने का दिया मौका। जो जनप्रतिनिधि रूप के रूप में चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसको उस तरीके से काम करने का मौका दिया है। कुल मिला के जो भी स्थिति है, पार्टी का काम कर रहे हैं, और जो लोग पहले रह चुके हैं उनके अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं लिया जाएगा। कांग्रेस की टीम बनकर तैयार है, क्या इसी तर्ज पर बीजेपी भी टीम बनाएगी? देखिए सौरभ जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो पूरी साल मेहनत करता है और दूसरा बच्चा जो परीक्षा के जस्ट एक दिन पहले उठता है और अपनी किताब खोल के पढ़ाई करता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा परीक्षा में परफॉर्म कर पाएगा? जी देखिए, आप बताइए सौरभ जी। देखिए, राजनीति की बात है, राजनीति और परीक्षा में थोड़ी बहुत अंतर होती है। यहाँ एक दिन पहले ही मामला पलट जाता है राखी जी, और राजनीति तो उठ की करवट बैठेगा, ये आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। सौरभ जी, अगर एक रात पहले पलटना है तो उसकी तैयारी भी आपको पहले से करके रखनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब कि जो बच्चा सबसे पहले, नहीं, आपका नंबर आया तो बोलिएगा ना जी। तो तैयारी पहले से करनी पड़ती है। उस अगर एक रात को भी, अगर आपको एक रात पहले ही अगर आपको बाजी पलटनी है तो उसकी भी तैयारी पहले से होती है। मेरे कहने का मतलब सौरभ जी, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी का आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहीं कंपैरेबल है ही नहीं। संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी बहुत आगे है। हमने अब तक 42,000 बूथ है, वहां पे बूथ अध्यक्ष हमारे पन्ना प्रमुख रेडी है और संगठन ने लगातार 4 साल काम किया है। हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट नहीं है। जब 2020 के अंदर उनके तब के प्रेसिडेंट चले गए थे माने सर, तो देखो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कांग्रेस के अंदर और एक बीजेपी के अंदर। जिस तरह से इन्होंने अभी घोषणाएं की हैं, जिस तरह की पार्शियलिटी कहते हैं, कि आपने खुद ने अपनी टीजर में दिखाया कि कैसे एक पर्टिकुलर खेमे को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, दूसरा खेमा नीचे रहा। तो इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन जो है वो निरंतर चलने वाली एक ऐसी गंगा है जहां पे कोई वेट नहीं है और इनके यहाँ हर चीज लेट ही लेट है। इसीलिए संगठन को मजबूत करने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, समय पर संगठन एक्टिव हो, काम करे। चुनाव जब आने वाले हैं उसमें लास्ट मोमेंट पे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी को नुकसान होगा। और अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनकी हर बार सौरभ जी इसी तरह की आदत रही है। जब भी कभी ये मुख्यमंत्री इनका कार्यकाल रहा, इन्होंने लास्ट टाइम पर कार्यकर्ता जो है उनको संगठन में पद दिया। अभी भी देखिए आप 14 यूआईटी जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो लास्ट मोमेंट पे जब भी काम किए जाते हैं तो उसका फायदा जो संगठन को होना चाहिए वो नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो।
और मुख्यमंत्री जी तो तीसरी बार अपना कार्यकाल कर रहे हैं। इससे पहले भी जब उन्होंने इस तरह के काम किए तो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी इनके कार्यकाल के बाद 2003 में 56 सीटों पे और 2013 के अंदर 21 सीटों पर आकर के जीती। और इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि अब के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो ये फॉर्च्यूनर में आकर के बैठेंगे। और इनफैक्ट सौरभ जी, इन्हीं के द्वारा जो किए गए सर्वे हैं, मैं उसी में बीजेपी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा हूं। बीजेपी की तैयारियां बताइए, कांग्रेस को बीजेपी छोड़िए। के 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनके माध्यम से हम लोग चुनाव में जाएंगे। सबसे पहला, हमारे संगठन की ताकत। जिस तरह से मैंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा फर्क, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा एक फर्क संगठन का है। हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं और उस कैडर के माध्यम से ही हम लोग नीचे तक, बूथ लेवल तक जाकर के काम करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए संगठन एक बहुत बड़ी मजबूती हमारी रहेगी। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिस 9 साल पूरे होने के बाद हमारे राजस्थान के अंदर हमारे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबकी सभाएं हुई हैं। आपने देखा सौरभ जी, कैसे इन्होंने 9 साल के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो फायदा लोगों तक पहुंचा है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। और जो विश्वास जनता का मोदी सरकार पर है, निश्चित तौर पे आपने बीकानेर में देखा, और हर बार जो सभा होती है, तो वसुंधरा राजे की नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। राखी जी, मान के चला जाए कि वसुंधरा राजे की ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कल ही हमारी विजय संकल्प जो मीटिंग है वो कंप्लीट हुई। उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है वो ये है कि सब लोग मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के इस 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और मुख्यमंत्री वही होगा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। 2023 के चुनाव हम लोग एक मुखी होकर के, एक साथ होकर के कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे सर्वे चाहे कांग्रेस ये पत्ते अभी नहीं खोले जाएंगे। ठीक है प्रियदर्शी जी, मेरा सवाल आपसे कि ये जो नई टीम बनकर तैयार है, अब कुछ लोग निकाले गए हैं तो वो नाराज हो जाएंगे और जिनको इन किया गया है वो खुश हो जाएंगे। अब जो रूठे हैं उनको कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये अगर नाराज होकर कहीं बीजेपी में न चले जाए, कहीं इधर उधर न चले जाए, आपका काम न बिगाड़ दें, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? एक तो ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर जीवन पर्यंत तो रह नहीं सकता है। हर जो राजनीति में है उसको ये अच्छी तरीके से पता है कि आज वो जिस पद पर है उस पद को छोड़ेगा तभी वो आगे जा सकेगा। अब अगर जिन लोगों को आज जो पद से हटे हैं या जिन लोगों को, नए लोगों को लिया गया है, तो यहाँ ऐसी स्थिति है कि सबसे पहली चीज दोनों का ध्येय है पार्टी की सेवा करना। किसी न किसी रूप में पार्टी की सेवा की जा सकती है। जहां तक नाराजगी की बात है तो नाराजगी की बात तो संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, व्यक्तिवाद से ज्यादा पार्टी का हित को सर्वोपरि रखा गया है। और जो लोग आज पद पे नहीं है उन लोगों के लिए बहुत सारे आयाम खुले हुए हैं, वो संगठन में काम कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे अवसर हैं। और राजस्थान के अंदर आज ऐसी स्थिति बनी है कि दोबारा सरकार आने का परिपाटी ये जो तोड़ी जाए अगर बनेगी और दोबारा जो है राजस्थान में सरकार आने वाली है, तो हर कार्यकर्ता उत्साहित है, उसको उम्मीद बनी है कि कहीं ना कहीं आज उसको अवसर प्राप्त होंगे। और अगर हम पार्टी के हित में काम करेंगे तो हमें अवसर प्राप्त होते रहेंगे। उसके साथ में ही मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो राखी जी ने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि जो 2 बच्चों की बात करी थी उसमें से एक पूनिया जी कौन से बच्चे हैं, तो ये बच्चों को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ये दोनों चीज उन्होंने नहीं बता पाई है। समस्या यह है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि अब उनसे कोई भी विषय आप पूछा जाए तो उस विषय को लेके वो कांग्रेस की बुराई पे आ जाते हैं। जबकि हम जब सकारात्मक बात करने बैठे हैं, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि उनकी क्या तैयारी है, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप करने वाली कोई बात नहीं है। परंतु उन्होंने बात ही सिर्फ बच्चों की करी, तो मैं इसलिए यह कहना चाहूंगा कि सतीश पूनिया जी और सीपी जोशी कौन से बच्चे हैं उसमें, तैयारी वाले जो साल भर काम करने वाले हैं या हाथों हाथ रातों रात बनने वाले हैं? तो एक तो आप ये बात पूछ लीजिएगा ताकि जनता को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो। जहां तक कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, और आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक अटकलें लगाई हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पायलट साहब नाराज हैं, फूट है। उसका उदाहरण आपने देख लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर जब जब पार्टी की एकजुटता जनता के सामने लाने की स्थिति बनी थी, आपने देखा होगा, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, कोई से भी चुनाव, कांग्रेस पार्टी, पायलट साहब, अशोक गहलोत की सभी कार्यकर्ता एकजुट थे। राज्यसभा के चुनाव सबसे आखिर में हुए, उस समय आपने देखा राकेश जी, भारतीय जनता कुछ दिन पहले सीपी जोशी ने कार्यकारिणी की एक मीटिंग ली थी
उस मीटिंग में क्या हुआ, कुछ बताएंगी क्या? बिल्कुल, कार्यकारिणी के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को कहना चाहिए, उनको यही बात कि ये जो नई टीम आई है, युवा चेहरे हमारी टीम में जुड़े हैं, वो एक नई शक्ति के साथ में 2023 के चुनाव में जाएंगे। और उस टीम में भी आपने देखा कि एक बिल्कुल। मिक्स था, जिसमें पुराने लोग, जो सीनियर लोग हैं उनका, और युवा शक्ति का कॉम्बिनेशन जो एक नई टीम में रखा गया है। और हमारे यहाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये ऐसा नहीं है कि अचानक कोई अध्यक्ष हमारा भाग गया और उसके बाद उसे बिल्कुल हटाकर राखी जी, अचानक नई आनंद टीम है तो फानन में किया गया। नई चैलेंजेस भी, एक जी, मैं नए जवाब चैलेंजेस देना भी होंगे। चाहूंगी जी। हाँ, चैलेंजेस के बिना तो कोई प्रॉब्लम कोई सॉल्व हो ही नहीं सकती। और सौरभ जी, चैलेंजेस तो बहुत अच्छे हैं। हम तो वो टीम है जिन्होंने 2 सीटों के साथ में स्टार्ट किया, एक ऐसी पार्टी जिन्होंने 2 सीटों के साथ में अपनी यात्रा की शुरुआत करी। और आज देखिए आप कहाँ कहाँ, बंगाल में हम 3 सीटों से स्टार्ट हुए, 77 सीटों पे आ गए। तो ये तो हमारी शक्ति है। हम भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है। जब भी कभी कोई चुनाव आता है, 100% अपना काम करना, अपना एफर्ट 100% देना, सबसे बड़ा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। जनता जानती है इस बात को। मैं प्रियदर्शी जी की भी बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि 4 साल या 1 साल काम करने वाले सतीश पूनिया जी थे। तो देखिए, यही विचारधारा का फर्क है आप में और हम में। हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, किसी कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जाता। जैसे यहाँ पर अभी हम कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी स्वयंभू बने हुए हैं, उन्हीं के पीछे हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और आपकी पार्टी नेता बेस्ड पार्टी है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में, और ये बहुत बेसिक फर्क है सौरभ जी, सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ पे पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसी नेता के पीछे नहीं होता, वो पार्टी के पीछे होता है। और कांग्रेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए इनकी सोच वैसी ही रहेगी, जैसे एटमॉस्फेयर में आदमी रहता है वही सोचेगा। इसलिए इन्होंने इस तरह की ओछी राखी बात जी, कुछ सोची। लोग अभी ऐसे आरोप लगा रहे थे, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। ये लोग कह रहे थे कि न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। ऐसे भी तो आरोप मोदी लगते जी हैं। ने, देखिए, मोदी जी जो कहेंगे वो हमारे शीर्ष नेता हैं। और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि एक ऐसी पार्टी की मैं भी एक पार्ट हूँ जिसके जिनके जिनके पास में मोदी जी जैसे नेता हैं। आज जब वो बाहर देश से जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे बाहर के देश हो, आज देश ने जिस लेवल पे प्रगति की है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता की वजह से ही है। चाहे वो डिफेंस सिस्टम में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, कोरोना के अंदर जिस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी जी ने किया, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हाँ, हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और इसीलिए ऐसा होगा कि 2024 के अंदर जो हमने 300 से ऊपर का आंकड़ा छुआ था, उससे भी ज्यादा सीटें हम लोग इस बार लेकर आएंगे। क्योंकि जनता को विश्वास है कि मोदी जी अपने परिवार के लिए काम नहीं करते हैं। अगर मोदी जी को वोट देंगे तो किसी परिवार का भला नहीं कर रहे हो। बाकी किसी भी पार्टी में अगर आप वोट दे रहे हैं तो उन्हीं के बच्चों का या उनके परिवार के लोगों का आप भला कर रहे हो। एक बहुत बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है, चाहे वो आप किसी भी जगह उदाहरण ले लीजिए। तो इसीलिए एक बेसिक फर्क है। देखिए क्या है सौरभ जी, कांग्रेस की और बीजेपी के काम करने में भी एक बहुत मेजर फर्क है। हम 24/7 जनता के काम, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का काम करते हैं, जबकि हम कांग्रेस में देखते हैं पार्ट टाइम काम किया जाता है। और इसीलिए इस पार्ट टाइम काम का ही बेस है कि वो इतने दिनों बाद किसी संगठन की संरचना कर रहे हैं, जबकि संगठन ये तो जो एक परिवारवाद का आपने जो आरोप लगाया है कांग्रेस, चाहिए। उसका जवाब लेना जरूरी है। प्रियदर्शी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए राखी जी ने आरोप लगाया है, राखी जी का कहना कि कांग्रेस जो है वो परिवारवादी पार्टी है, मतलब गांधी परिवार के अलावा या सिर्फ एक ही परिवार विशेष जो है उस पर फोकस रहता है। बीजेपी ऐसा नहीं करती है, बीजेपी सबको लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। ये जो परिवारवाद का जो शब्द है, इसको थोड़ा आप समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी कि जो भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में बनता है गांधी परिवार से, जबकि उसका आप देख लीजिए एक बिल्कुल स्वतंत्र परंपरा से हमारी पार्टी के खड़गे जी अध्यक्ष बने। उसके बाद इनका ये आरोप बिल्कुल निराधार हो गया, इनके मुंह बंद हो गए। परंतु आप खुद बताइए, हम पे परिवारवाद की बात करते हैं, परंतु आपने जो इनका वर्जन सुना, जो इनके कथन सुने, बात आप बीजेपी की करो, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, उससे आप बीजेपी के बारे में बात कीजिए, आपको वो सीधे मोदी पे आ जाएगा। क्योंकि वास्तविकता यह है, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवादी पार्टी है। इनके पास में पूरी ऊपर से लेकर पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। ये व्यक्तिवाद पे सिमटी हुई है। उसका जीवंत उदाहरण आपने देख लिया होगा। मोदी जी खुद बड़ बोलेपन में ये कहते हैं कि आप कमल के सामने बटन दबाओगे तो वो वोट आएगा मोदी को। तो इससे बड़ा अहंकार, इससे बड़ी हठधर्मिता और हिटलरशाही आपको इस देश में और क्या मिलेगी, इसका इनके पास में कोई जवाब नहीं है। आज आप ये कहते हैं कि मोदी जी इधर घूम रहे उधर घूम रहे हैं। मोदी जी 9 साल के अंदर 65 से ज्यादा देशों के अंदर घूम कर आए, परंतु आज आप देख लीजिए इनकी विदेश नीति क्या है कि आज नेपाल देख लीजिए,
हमारे अड़ोसी पड़ोसी देख लीजिए, आप सारे जने हमारे को छोटे छोटे देश में आप दिखा रहे हैं। आज ये बात करते हैं कोरोना की, जबकि आप जान देख लीजिए, कोरोना देन ही मोदी जी की है, कोरोना देन मोदी जी की है। और के कारण आज ये भूल गए गंगा के अंदर जो लाशें बही हैं वो किसकी सफलता की निशानी है? वो भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये आज कह रहे हैं कि हमने कोरोना के अंदर हमने बहुत प्रबंधन किया। इनका अच्छा प्रबंधन, गंगा के अंदर जो लाशें बही हैं चलिए, आपने जो ये व्यक्ति विशेष का जो आरोप लगाया है, इसका जवाब मैं राखी जी से लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये कि अभी मैं बात कर रहा था पायलट खेमे की, तो 2-4 नाम मैं आपको जुड़ा देता हूं जिनको आउट कर दिया गया है। राजेंद्र चौधरी, वेद प्रकाश सोलंकी, महेंद्र सिंह खेड़ी और गजेंद्र सांकला, रवि पटेल, ललित यादव। क्या गलती हो गई इनसे? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। सबको अवसर दिया जाता है, सबको अवसर दिया जाता है। आज मुझे मौका मिला है, मुझसे पहले कोई और व्यक्ति था और मेरे बाद में भी कोई व्यक्ति आएगा। कोई किसी चीज की, कोई, सबको अवसर दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी में अगर कोई रहता है, अपनी निष्ठा दिखाता है, काम करता है, तो उसको बहुत सारे अवसर मिलते हैं। आगे चुनाव है, आगे बहुत सारे अवसर हैं, सबको निष्ठा के साथ में काम करते हैं। आपने जिन नेताओं के नाम दिए वो सारे के सारे नेता कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान है और सारे जने कांग्रेस की फील्ड में आपको नजर आएंगे। लेकिन एक कहा जा रहा है कि बयानबाजी करने वाले पायलट समर्थक वेद सोलंकी को महासचिव पद से हटाए। वो अब अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे, इस वजह से हटाया गया क्या कि कब कहां क्या बोल दे, साहब कुछ पता ही नहीं। देखिए, ये बिल्कुल बात निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज वो नए लोगों का चयन किया गया, वो काम कर चुके हैं, नए लोगों को शामिल किया गया, आगे भी उन्हें अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसको हटा दिया गया है उसको अवसर नहीं मिलता है, सबको अवसर दिया जाएगा। जैसा रंधावा जी ने कहा था, हर व्यक्ति को काम करने का मौका दिया जाता है, बशर्ते उसमें काम करने की नीयत साफ होनी चाहिए। चलिए ठीक है। राखी जी एक आरोप लगा रहे थे अभी इनसे सवाल पूछने से पहले, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। अभी आप लोग परिवार वाली पार्टी, परिवार का आरोप लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि सिर्फ वन मैन शो हो गया है बीजेपी, मतलब मोदी जी ही एक ही फेस है और अमित शाह दो कह लीजिए, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं। ये प्रियदर्शी जी का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। क्या ऐसा है क्या? देखिए जनता सब कुछ जानती है। आज मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से एक हैं, तो वो उनकी कैपेबिलिटी के माध्यम से है, उनकी योग्यता है, जिसकी वजह से वो आज भारतीय जनता पार्टी, ना केवल भारतीय जनता पार्टी, बाकी देश का नेतृत्व करता है। वो किसी परिवार में नहीं पैदा हुए हैं। अगर वो परिवार में पैदा, उनकी क्वालिटी सिर्फ ये होती कि वो एक परिवार में पैदा होते और इसीलिए वो किसी पार्टी के हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते, तो हम कहते हैं कि हाँ परिवारवाद हुआ है। लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन और जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, उसी का नतीजा है कि 2014 और 19 के अंदर जो गैप था वो हमने लगातार बढ़ाया है। हमने और सीटें और विश्वास लोगों का प्राप्त किया है। अभी अभी अध्यक्ष की बात कर रहे थे अपने कि हमने खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया। सौरभ जी, आपने भी तो बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, जब कभी भी कोई इशू होता है तो खड़गे साहब आला कमान से बात करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। आला कमान से बात करेंगे, ये स्टेटमेंट न्यूज चैनल ने लगातार चलाया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को आपने सो कॉल्ड लोकतांत्रिक तरीके से किया है नियुक्त, तो क्यों ऐसा है कि वो कोई डिसीजन लेने के लिए केपेबल नहीं है? ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। वहां पर राहुल गांधी जी का जो स्टेटस है, एक पूर्व अध्यक्ष के रूप में, एक पूर्व सांसद के रूप में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए हर मीटिंग के अंदर उनका जिस तरह की वैल्यू है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा फेलियर अध्यक्ष अगर कांग्रेस के इतिहास में हुआ है तो वो राहुल गांधी जी हैं। ऐसे अध्यक्ष जिसने कभी पार्टी को आगे जाने का काम किया ही नहीं, उसको इतनी वैल्यू देना क्या परिवारवाद में? उनकी कैपेबिलिटी है तो आप दीजिए ना। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर छोटे से छोटे लेवल का कार्यकर्ता अपनी कैपेबिलिटी के बूते पर आगे बढ़ता है। किसी परिवार में बॉर्न विद सिल्वर स्पून वाला केस नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए ये परिवारवाद जो है वो जिसके यहाँ पर है वो सब लोग जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके साथ एक गठबंधन बन रहा है, जिसमें कि परिवार वाले जो लोग हैं उनको टेंशन हो रही है कि हमारी पार्टी में कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए एक महागठबंधन, ठगबंधन बनने वाला है। प्रियदर्शी जी, राखी जी ने एक आरोप ये लगाया है कि आला कमान, ये शब्द बड़ा चर्चित है और कांग्रेस में ज्यादातर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने कहा कि खड़गे जी भी आला कमान की बात करते हैं। आखिरकार वो आला कमान है कौन, बताएंगे क्या? देखिए, ये आरोप, ये बात बिल्कुल निराधार है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि हैं, वो सर्व नेतृत्व है, उनके आदेश मानने के लिए सभी तैयार रहते हैं और सभी मानने के लिए उत्तरदायी हैं। एक बात, उनका कोई आला कमान नहीं है। फिर भी
आपको मैं बता दूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हमारी एक संस्था है, मात्र संस्था है। उसमें कई विषय ऐसे होते हैं, जैसे विषय होते हैं सबकी राय मशवरा लेके निर्णय लिया जाता है। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, जिसने एक आदमी ने सोच लिया रात को मेरे को 12 बजे नोट बंद करने हैं तो 12 सुबह रात को 12 बजे नोट बंद कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूरी पार्टी का छोटे से बड़ा नेतृत्व की राय मशवरा लेके जनता को के विचारों को लेके फिर निर्णय किया जाता है। राखी जी ये भूल गई कि उन्होंने मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जबकि मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक संस्था के हेड हैं। उनको पूरी जनता के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके लिए समान भावना रखनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मोदी जी किसी भावना से ग्रस्त होके एक तरफा काम कर रहे हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह है। उसका नतीजा उनको 2024 के अंदर भुगतना पड़ेगा। जबकि आपको मैं एक बात बता दूं, आदरणीय राखी जी ने कहा कि मोदी जी ने जो भी अचीव किया उनकी क्वालिफिकेशन के कारण किया, वो बहुत योग्य है, बहुत काम कर रहे हैं। तो आज देश के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है कि मोदी जी की क्वालिफिकेशन क्या है। आज तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है ये, और ये इतिहास रह जाएगा बना हुआ कि वो उस समय उनके पास कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट उन्होंने दिखा दी जब कंप्यूटर ही नहीं था। मतलब उनकी कलाकारी तो इतनी महान है, उनकी क्वालिफिकेशन तो ऐसी है जिसके बारे में नो डाउट पूरे विश्व के अंदर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है। उनकी क्वालिफिकेशन और कलाकारी तो जुमलेबाजी और इवेंट मैनेजमेंट तो ऐसा है कि वो अपनी माता जी के पास में भी जाते हैं तो पूरी पांव छूने भी जाते हैं, तो पूरे कैमरे की टीम लेके जाते हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है। ठीक है, इधर उधर ये तो ठीक है, अलग की बात है। लेकिन जो मेरा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच में मतभेद और मनभेद जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। आला कमान, जिनको अभी राखी जी ने कहा, आला कमान ने बीच बचाव किया, सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। एक बार फिर से वही उन्हीं सचिन पायलट के कुछ जो खास लोग हैं उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। यानी कहीं न कहीं फिर से नाराजगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अगर हुई, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, तो क्या कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, आकलन है? सबसे पहली बात, माननीय पायलट साहब की अशोक गहलोत साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि माननीय अशोक गहलोत साहब मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं करी कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वो अशोक गहलोत जी से नाराज हैं। फिर भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सकारात्मक नजरिए से एक बात कहता हूं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं, नेता होते हैं, जनता उनके पास में अपने काम लेके जाती है। हर व्यक्ति प्रयास यह करता है कि अपनी जनता लोगों के काम कराने के अंदर वो खरा उतरे। फिर भी अगर कुछ काम रह जाते हैं तो उन कामों के लिए प्रयास कोई बात नहीं है। अगर आपस के अंदर कोई नाराजगी, कोई बातचीत थी तो उसका सबका निवारण किया गया था। और सबसे पहली बात, व्यक्तिगत हितों से बढ़कर पार्टी का हित है। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हमारे हित, व्यक्तिगत हित से पहले पार्टी के हित को रखते हैं, इसलिए सारे नेता एक हित में काम करते हैं, वो है पार्टी का हित। राखी जी, मेरा एक सवाल ये आपसे कि देखिए, आप भी एक महिला हैं, ग्राउंड पे जाती हैं, देखती हैं महिलाओं के राजस्थान में क्या स्थिति है। बीजेपी महिला उम्मीदवारों को लेकर क्या रणनीति, क्या अप्रोच है? इस नई टीम में महिलाओं को कैसी तरजीह दी जा रही है? देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी बताया आपको कि बीजेपी का जो काम होता है वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम काम करते हैं। हम उस तरह से काम नहीं करते हैं कि हम लोग जैसे यूपी में हुआ कि बिना किसी तैयारी के हमने जो प्रियंका गांधी जी हैं उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक डायलॉग दे करके और महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उतारा। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो जो महिलाएं हैं वो वहां पर हार गई हैं और अल्टीमेटली देखा जाए तो वो उनका मॉरल डाउन हुआ होगा। बीजेपी में ऐसा नहीं है। हम लोग 33% आरक्षण संगठन में अपनी महिलाओं को देते हैं और महिलाओं को संगठन लेवल से, ग्रास रूट लेवल से तैयार करके किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, किस तरह से लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी जो योजनाएं हैं वो पहुंचाना है, कैसे काम करना है, वो सिखाने के बाद उन्हें चुनावी समर में समर्पित करते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये बहुत बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। हम लोग, हमारे यहाँ पे काफी सालों से 33%, चाहे वो जिला की टीम देखो, चाहे आप प्रदेश की टीम देखो, सब जगह
33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए दिया है, जिससे कि वो तैयार हो सके राजनीतिक क्षेत्र के लिए। और जैसे ही तैयारी पूरी होती है वैसे ही उनको चुनावी समर में डाला जाएगा, जिससे कि वो जीत करके बाकी महिलाओं के लिए भी एक आदर्श पेश कर सके कि हाँ, अगर महिलाएं काम करना चाहें तो काम ठीक है। करके राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। और अभी देखिए, महिलाओं के लिए जितने बेस्ट पोर्टफोलियो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती थी, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, या ऐसे नहीं तो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, महिला विकास डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स दिए जाते थे। उससे अलग होकर विदेश मंत्री तक महिला रही, तो वो एम्पावरमेंट हम उनको एक आदर्श के रूप में देखते हैं कि जब महिलाएं इतने आगे बढ़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो वैल्यू कार्यकर्ता की निश्चित तौर पे हमारे पार्टी में ज्यादा रहती है हमेशा। बिल्कुल। साथ ही देखिए, एक खड़गे साहब की बात तो रह गई सर, मैं वो दिखा रही थी कि खड़गे साहब ने कहा था कि डिसाइड करेगा आला कमान कर्नाटक के अंदर। 13 मई का स्टेटमेंट है, प्रियदर्शी जी जो कह रहे थे। मैं कहा मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो सब जानता है यहाँ पर, सब आला कमान तो वो खुद ही है, वो खुद ही डिसाइड करने को बोल रहे हैं। उन्होंने तो वो बोलते मैं डिसाइड करूंगा, उनका स्टेटमेंट है, जरा ऐसे मत बोलिए अब आप। उन्होंने कितनी बार हर चैनल पे ये बात दी है कि आला कमान डिसाइड करेगा कि कर्नाटक के अंदर कौन होगा। तो आला कमान जब वो खुद हैं तो कौन आला कमान है, ये सबको स्पष्ट हो चुका है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ दिखावी एक अध्यक्ष के रूप में उन्हें बिठाया गया है। कौन पार्टी चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सबको मालूम है सौरभ। चले ठीक है। प्रियदर्शी जी, देखिए अभी मैंने राखी जी से महिलाओं से संबंधित सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि 33% जो है इनकी पॉलिसी है, महिलाओं को तरजीह दी जाती है। 21 उपाध्यक्षों में सिर्फ 2 महिलाओं को अपनी नई टीम में कांग्रेस ने रखा है, नसीम अख्तर और इसके बाद मंजू मेघवाल, सिर्फ 2। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को बिल्कुल पर्याप्त और समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पहले भी दिया गया है, आज भी दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। आप आज की बात कर रहे हैं कि 2 महिलाएं, अभी जो विस्तार की कार्यकारिणी है उसमें 2 महिला को शामिल किया गया है, मंजू मेघवाल साहब और नसीम अख्तर साहब। जबकि आपको ये भी मैं जानकारी में दे दूं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर महिला में सरकार के अंदर और संगठन के अंदर बहुत सारी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। वो अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, जिला कार्यकारिणियों में काम कर रही हैं, ब्लॉक अध्यक्षों में काम कर रही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम कर रही हैं। तो हमको बैलेंस बराबर रखना होता है, सारे बैलेंस को देख कर ही ये निर्णय लिया। ठीक है, मतलब कांग्रेस संगठन इसी टीम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी या लोकसभा चुनाव लड़ेगी? क्या इसमें ये मान के चला जाए कि आगे तब्दीली की जा सकती है? देखिए, मैं आपसे आज की बात कर सकता हूं, भविष्य के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूं। चलिए ठीक है, आज की फिर भी मैं आपके बात का जवाब दे दूं कि अभी ये जो कार्यकारिणी बनाई है, ये बिल्कुल कार्यकारिणी विस्तार किया गया है। ये आने वाले चुनावों को फील्ड में ले जाने चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं राखी जी से सवाल पूछ लेता हूं। तब तक राखी जी, मेरा सवाल आपसे कि रणनीतियां क्या हैं आप लोगों की? आगामी रणनीति कुछ बताएंगे क्या दर्शकों को, बीजेपी की रणनीति? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे 2 मुख्य बिंदु तो हमारे संगठन की ताकत, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो जन कल्याणकारी काम किए गए हैं वो हमारी ताकत, और तीसरा बिंदु जो सरकार की फेलियर्स हैं, जिन घोषणा पत्र के साथ में, जिसको सरकारी डॉक्यूमेंट में इन्होंने डिक्लेयर किया, जिसके साथ सरकार में कांग्रेस पार्टी आई थी, जिस तरह से वादा खिलाफी हुई, जिस तरह से महिलाओं की स्थिति राजस्थान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जहां चरम पर है। आज मुख्यमंत्री जी ने 200 विधानसभाओं के अंदर 200 मुख्यमंत्री खड़े कर रखे हैं, जिनके पास लूट की पूरी छूट है। आप देखिए, जीओआईटी डिपार्टमेंट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 2 करोड़ से ऊपर का पैसा और 1 किलो सोना मिला। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, और हमारे अलावा, हम तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा इनके विधायक, मैं कुंदनपुर, जो भरत सिंह जी कुंदनपुर है, उनकी बात करना चाहूंगी। उन्होंने लगातार जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट पे क्वेश्चंस खड़े किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिक्षा विभाग के अंदर हमने देखा कि किस तरह से बिरला ऑडिटोरियम के अंदर शिक्षकों ने कहा कि हमें ट्रांसफर के लिए पैसा देना पड़ता है, जहां शिक्षा मंत्री वहीं बैठे थे। तो इस तरह के आरोप, आप कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, वसुंधरा राजे की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ सौरभ जी, सिर्फ कह के कबड्डी का मैच नहीं है कि आप टच करके निकल जाएं। अगर है भ्रष्टाचार तो आपके पास, सरकार के पास तो सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ विपक्ष में आने के बाद ही भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता? सत्ता पक्ष, जब सत्ता में लोग रहते हैं उस समय भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, सब कुछ ऑल इज वेल है। जी सौरभ जी, मैं ये समझती हूँ कि 2023 में जब इलेक्शन पास में है और कोई एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी के
जिस कार्यकाल के अंदर की हुई कोई भी जो अनियमितताएं हैं उनको अगर जनता के सामने लेकर आते हैं तो जनता जो है वो उस पार्टी को सपोर्ट करेगी जिसने कि फेयर काम किया जी। है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है तो कांग्रेस पार्टी के पास तो सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक है ना, लाइए ना सामने। आप कबड्डी का मैच मत खेलिए कि ठीक है, टच करके आप बाहर कांग्रेस पे निकलिए। आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, 2-3 भ्रष्टाचार गिनाएंगी क्या? और उसका जवाब मैं लूंगा प्रियदर्शी जी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार 2-3 क्यों, आपको मैं बहुत सारे गिनाती हूँ। माइनिंग मुझे 3 डिपार्टमेंट बड़े सबसे भ्रष्टाचार बड़ा, गिना दीजिए बस। बिल्कुल माइनिंग डिपार्टमेंट सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, सबसे पहली चीज। जी। दूसरा पेपर लीक। है। पेपर लीक के अंदर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई राजनेता कोई अधिकारी इस पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। शिक्षा मंत्री ने उस समय कहा कि जो कह दे कि रीट का पेपर लीक हुआ है उसको जेल में बंद कर देंगे। रीट उत्सव की बात की, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से वहां के जो लोग हैं, जो अपने जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल की मैं बात करूं, जिस तरह से बेरोजगारों और युवाओं के भविष्य के साथ में पार्टी ने खिलवाड़ किया है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर है। जिसमें ईडी की कार्रवाई के बाद में जिस तरह के जो रीट का पेपर अभी जो हुआ अभी दिसंबर के अंदर, जो सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर हुआ, उसके भी कुछ पेपर्स को निरस्त किया गया। तो पेपर लीक में एक बहुत बड़ा काम जो है इन्होंने गड़बड़ किया। तीसरा, बजरी खनन की मैं बात करूं तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। सेक्रेटरीज के अंदर हमने देखा कि कैसे पैसा जो है वो उसी डिपार्टमेंट में मिलता है जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो इतने सारे, शिक्षा विभाग में मैंने बताया, शिक्षकों ने खुद कहा कि हमको पैसा देना पड़ता है अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से लगातार उनके सामने ये बातें हुई, उन्होंने नाथी का बाड़ा की बात कर दी। तो देखिए, इस तरह के संगठन विस्तार से कुछ होगा नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि 21 उपाध्यक्ष बना दिए हैं। आप देखिए, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ऐसी ठीक है, आपने ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मैं प्रियदर्शी जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल छोटा सा और, कि अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में ईडी की एंट्री हो गई थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, अशोक गहलोत साहब ने कहा कि जब एसीबी यहां अच्छा काम कर रही है तो ईडी की क्या जरूरत है? जहां जहां चुनाव रहता है वहां बीजेपी ईडी सीबीआई की एंट्री करा देती है। ये आरोप लगे थे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सौरभ जी। जिस दिन ईडी की एंट्री हुई, मैंने सुना था कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता ने बहुत बवाल मचाया। उन्होंने कहा ईडी आ गई, ईडी आ गई। और मैंने उस समय सवाल भी पूछा, उस समय जो मेरे कांग्रेस के साथी थे, कि ये बताइए ईडी कार्रवाई किस पर कर रही है? देखिए, अभी भी सौरभ जी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि ईडी ने कार्रवाई किस पे की। ईडी ने कार्रवाई की भूपेंद्र सारंग पर, उन्होंने सुरेश ढाका पे कार्रवाई की, बाबूलाल कटारा पे कार्रवाई की। क्या ये कांग्रेसी लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जो कि पेपर लीक में लिप्त थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक करके जो बेरोजगार है उनके भविष्य का खिलवाड़ किया? तो इतनी प्रॉब्लम क्यों कांग्रेसियों को हो रही है कि जब एक्शन किसी अपराधी पर होता है तो हमें खुश होना चाहिए कि ये अपराधी हैं हमारे प्रदेश के, इन पर अगर एक्शन कोई भी एजेंसी लेती है तो लेना चाहिए। कांग्रेस वालों को बस यही दिक्कत है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जहां कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य है वहां ईडी सीबीआई नहीं जाती, जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहीं पहुंच जाती है। क्यों बीजेपी में देखो, ये मैंने कई बार सब कमर छाप साबुन से नहा के ये लोग कहते हैं। जी सौरभ जी देखिए, आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा है, अगर ये स्थिति है, तो आप साक्ष्य जुटाइए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, वहां पर साक्ष्य पेश कीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, वो पेगासस की बात की ना कि फोन टेपिंग हो रही है, राहुल गांधी जी ने आज तक मोबाइल नहीं दिया चेक करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर कह रही हूँ, कबड्डी का मैच खेलना चाहते हैं, टच करो और भाग जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर लगता है कि कहीं पर कोई गलत चीज हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हैं, आप कोर्ट में जाइए, आप बताइए किस चीज में इन्होंने कोर्ट में जाकर के बात की। कई सारे आरोप लगाए। ठीक है, आपने कई सारे आरोप लगाए, उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने 3 आरोप जैसे शिक्षा में और कई सारे आरोप राखी जी ने जुड़ाए। क्या इसका आप खंडन करेंगे, बताएंगे? कई सारे भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस सरकार पर, क्या ये सही है? कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मोदी जी का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है पूरे विश्व के लिए। मैं मोदी जी के बारे में नहीं अभी मैं पूछ रहा हूं, पहले मैं अपनी सरकार के बारे में बताइए, फिर इसके बाद, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए तो उसको आपको खंडन करना जरूरी है। मैं बिल्कुल इनके कथन का खंडन करता हूं कि खुद की जो इनके कार्यकाल की जो घटनाएं थी, इनके कार्यकाल के अंदर जो घोटाले रहे, उन्हों की शुरुआत को या हमारे पे सरफे मान रहे हैं। खनन घोटाला, बिजली घोटाला, ये सारे के सारे घोटाले वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए। उसकी तस्दीक इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिनों पूर्व कर दी, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये एडमिशन कर दिया पब्लिक के सामने कि वसुंधरा जी के कार्यकाल के अंदर
भ्रष्टाचार था, तो फिर ये किस मुंह से बात करते हैं? उसका दूसरा उदाहरण मैं बता दूं, इनके सौरभ जी मुझे ऑब्जेक्शन तिवारी जी, क्लैरिफाई करें। नहीं, ये घनश्याम तिवारी जी ने क्या कह के भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी? ये कह के छोड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं तो आप आवाज उठा सकती हैं, आप अपनी बात रख सकती हैं। अगर आपको लगता है आपका वक्त आए, जब आपका वक्त आए, जब आपका वक्त आए तब आप बात कीजिए ना। जब आपका वक्त आए तो मैंने आपको रोका नहीं ना, आपको बोला सुन लीजिए। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं ना उसको आप सुन लीजिए। जो आपने आरोप लगाया, दिखाइए प्रियदर्शी जी, दिखाइए कहाँ पर किया। मैंने तो खड़गे साहब तक स्टेटमेंट दिखाया ना अभी आपको, आप दिखाइए कहाँ पर ये जबरदस्ती देखिए। मैं कहाँ से लाके दिखाऊं? आप सीपी जोशी जी का स्टेटमेंट लीजिए कि 2013 के अंदर भ्रष्टाचार था या नहीं था। उन्होंने ये माना या नहीं माना? आप माने या नहीं माने? इस बात को आप तस्दीक कर दो, इस बात को तस्दीक कर दो। सारे देश के अखबारों में छपा, परंतु मानने को तैयार नहीं हो। आपको नोटबंदी को भी अगर हो तो बता दीजिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बिना तैयारी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके चैनल पे बैठा हूँ। आप मुझे मौका देंगे तो मैं भी लाके बता के दे दूंगा। मैं आपके चैनल पे बैठा हुआ हूँ। मैंने तो दिखाया आपको, अभी दिखाइए। आप तो कुछ भी दिखा दीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है ना, मैं आपके हाथ में मोबाइल है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप ही सर्च कर दीजिए, गूगल पे आपके सर्च कर दीजिए कि सीपी जोशी जी का। नहीं, क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, सारे अखबारों में छपा है, सारे अखबारों में छपा है। आपके चैनल से क्या होता है? आप माने चाहे नहीं माने, निकाल दीजिए ना सौरभ जी। देखिए आपको ये बोल देंगे, आपको ये बोल देंगे कि नोटबंदी भी नहीं हुई है। ये गलत तरीका है। मैं आपको कहूंगा भ्रष्टाचार। देखिए, अगर आरोप लगा रहे हैं, दिखाइए, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आपको मुझे दिखाइए। अब मैं आपको क्या लाके दिखाऊंगा? बताइए ना, साक्ष्य दिखाइए, ऐसे नहीं हवा में बात। साक्ष्य बिल्कुल, मैं बिल्कुल चैनल के सामने रहता हूँ। सीपी जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ तौर पे ये कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया 2013 भ्रष्टाचार से शराब बोर्ड का भ्रष्टाचार था। आपके कहने से क्या होता है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं इस बात को तस्दीक करता हूँ, वो प्रूफ वाली है। 10 बार दोहराऊंगा। पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहा हूँ मैं, पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपकी हैसियत नहीं पूछ रहे हम। बिल्कुल, आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मुझे आपको कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सफाई जनता देगी, सफाई जनता देगी। कवर किया है बताइए, फोटो दिखाइए अगर हिम्मत है, अगर है। बिल्कुल है, हिम्मत है, बोल रहे हैं, हिम्मत है। बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। आपके बोलने से क्या होता है? आपके बोलने से क्या होता है? आप दिखाइए ना कहाँ है? मैं तो दिखा दिया, मैंने दिखा दिया आपको। मेरे दिखाने से क्या होता है? किस तारीख को आई थी, कौन से अखबार में आई थी, इतना तो बता दीजिए प्रियदर्शी जी। आप सारे देश के सारे अखबारों में आई, सोशल मीडिया पे आई, सब जगह आई। बताओ, मैं बता रहा हूँ, आज से 15 दिन के भीतर आई। मैं बोल रहा हूँ, आज से 15 दिन के अखबार ले रही आप, आज से 15 दिन के भीतर आई है। प्रियदर्शी जी, आपको 15 दिन के आरोप लगाए हैं। आला कमान की बात हुआ, आला कमान की बात करता हूँ। मोबाइल से कहीं फोटो था उनके पास, उन्होंने दिखा दिया। अब आपके पास अपनी बात कर दीजिए, मैं अपनी बात दोबारा। आप तो ये भी कहोगे कि आपके घनश्याम तिवारी जी ने आरोप लगाया था। आरोप क्या लगाया? उन्होंने झूठ बोला था। घनश्याम तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी ये क्या कहते हुए छोड़ी थी? उन्होंने साफ तौर पे कहा था वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में पूरे का पूरा भ्रष्टाचार है। आपने जो मुझसे बातें करी है उस सबका साथ दे दो। आपने मोदी जी का जो बखान किया वो मुझे साबित करो। आपने मोदी जी के बारे में साबित करो मुझे। आपने मुझे मोदी जी के बारे में जो बातें कही है वो मुझे साबित करो। ढूंढ लीजिए, फोन पे ढूंढ लीजिए। आपने मोदी जी के बारे में जो बातें करी हैं उसको आप साबित कीजिए। आप भी साबित कीजिए। आप भी मुझे लगता है कि आप हवा में कैसे बोल दिया? प्रियदर्शी जी, आपने हवा में कैसे बोल दिया? देखिए, मोदी जी ने ये कर दिया। ठीक है, इतना हमारी विदेश नीति इतनी अव्वल थी। मोदी जी पूरे विश्व में घूम कर आए, पूरे विश्व में घूम कर उन्होंने बनाइए। आप ये झूठा बोलती हैं। मेरी बात आप सुनिए। आप अभी आरोप लगा रहे थे, राखी जी ने कहा कि आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसका एक साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य दिखा दीजिए, बात खत्म। मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, ये बिल्कुल सीपी जोशी जी ने कहा है। मैं इसको बिल्कुल कहता हूं, सीपी जोशी जी ने कहा है, 100 बार कहूंगा मैं। कहा है। चलिए, झूठ बोलने से सच नहीं हो जाएगा। वो झूठ बोलने की डिग्री आप लोगों के पास में जो आपके मोदी जी देते हैं। झूठ बोलने की डिग्री मोदी जी देते हैं आपको, हर कार्यकर्ता के बात को।
आपको, आप जो मिस्ड कॉल करते हैं, मोदी जी, प्रियदर्शी जी, आपकी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ये हैं। ट्रैक से हट रहे हैं। इनके व्यक्तिवादी पार्टी है इनकी। मोदी जी तो आपको भी इनकी पार्टी प्रधानमंत्री की बात हैं। कर रहे हैं ना, राजस्थान में ये कैसे मेरी बात सुनिए, बताने मोदी के जी लिए तो तो देश नहीं, के दिल्ली से प्रधानमंत्री होता है है ना। अब प्रियदर्शी जी, जो होता है आपके दिल्ली में ही होता है, दिल्ली से ही होता है आपके आपका। मोदी जी, मतलब आपके मोदी जी नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, आप भी प्रधानमंत्री किसी जी देश है में तो रहते मेरे, हैं। परंतु मोदी जी तो इनके हैं। प्रधानमंत्री का मोदी जी सम्मान इनके होना हैं। चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री जी की बात आएगी तो मैं जी करके बोलूंगा, हाँ। और जहां इनके जो ये कहते हैं हमारी पार्टी से, हमारे पार्टी के मोदी, तो फिर वो मोदी जी हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए राखी जी, आपकी पार्टी के मोदी जी हैं, उनके प्रधानमंत्री जी हैं। चलिए ठीक है, मेरा सवाल आपसे तो चलिए अब ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी ठीक है। अब मेरा सवाल सोच है, बात आपसे, सही कही आपने। चलिए जी। मैं सवाल ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो रणनीतियां की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कि नई टीम की बात कर रहे हैं, और क्या युवाओं को कितनी तरजीह दी जा रही है बीजेपी में, कि मोदी जी देखा, बहुत आपने भी देखा। युवाओं की बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, अभी जो हमारी टीम बनी है उसमें देखा कि जो प्रदेश की नई टीम हुई उसमें 35 वर्ष से के आसपास के बहुत सारे लोगों को हमने शामिल किया, और युवा टीम के साथ में। और मैंने पहले भी कहा कि जो पुराना नेतृत्व था, जो पुरानी टीम हमारी काम कर रही थी, उनके एक्सपीरियंस और युवा शक्ति के साथ में हम लोग आगे चल के काम करेंगे। जिस तरह से सरकार का कुशासन रहा पिछले 4.5 साल में, हमने सड़क से लेकर सदन तक उन चीजों को उठाया है। आपने देखा कि अभी महिलाओं का जो प्रदर्शन हुआ, और सौरभ जी मैं इस चैलेंज से कह सकती हूँ कि ये जो प्रदर्शन था, ये पिछले कई सालों में महिलाओं द्वारा किए गए किसी भी प्रदर्शन से बेस्ट प्रदर्शन था। क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर हो गई है राजस्थान के अंदर महिलाओं की, बच्चियों की, हम लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में टॉप पर आ रहे हैं दुष्कर्म के केसेस में। तो महिलाओं, हमारे कार्यकर्ता के साथ में आम महिलाओं का भी यहाँ पर उसमें सहयोग हमें मिला। और जिस तरह से उस दिन हमारी महिलाओं ने सड़क पर आकर के सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया, उससे पहले भी आपने देखा कि हमने पिछले महीने, मई के महीने में भी एक प्रदर्शन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ किया। और ऐसे ही इसी क्रम में हम लगातार जनता के बीच में जाएंगे। जैसा कि कल डिसाइड हुआ है, एक परिवर्तन यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें जनता के बीच में जाकर के जो सरकार ने वादे किए थे, जो खोखले वादे रहे, जो जनता तक जो जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी सरकार की, वो नहीं पहुंची, इस बारे में जनता के बीच में हम जाएंगे। अपने संगठन और अपने सेंट्रल नेतृत्व के दम पर, इस सरकार की नाकामी के दम पर हम लोग आने वाले चुनाव के अंदर हर बूथ तक पहुंच करके अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। और ये सर्वे के अंदर इनके लोग भी बता चुके हैं, इनकी ही सर्वे में बताया गया है कि 70 सीटों के अंदर तो इनका कोई चांस ही नहीं है, यानी झगड़ा 130 सीटों का है। और उसमें भी लगातार हमने देखा, आज के न्यूज़पेपर में आया है कि 60-70 के आसपास सीट आएंगी, उसकी ज्यादा सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो सर्वे इन्होंने, जो सो कॉल्ड प्रायोजित सर्वे था, जब उसमें 60-70 की जो आ रही है संख्या, तो इसका मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या होगी वो आप खुद देख सकते हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है इनके आपसी झगड़े से। और सौरभ जी मैं तो कहना चाहूंगी, कोई भी सरकार हो, अगर सरकार के प्रतिनिधि अपनी कुर्सी बचाने के लिए 4.5 साल से काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस की नई टीम है उससे निपटने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। तैयार है। देखिए 21 उपाध्यक्ष करिए तो 50 बना दे, देश में कहीं पर भी किसी प्रदेश की टीम में 21 उपाध्यक्ष नहीं है, एक तो 50 की टीम बनाए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह की सिर्फ फुटबॉल इनके बीच में है, जिस तरह लेवल पर ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोरोना, नकारा, निकम्मा, गद्दार, मानसिक दिवालियापन, जिस तरह की शब्दों का प्रयोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया गया है, मुझे लगता नहीं कि जिस तरह की दरार इनके बीच में आ गई है, उस दरार को भरने के लिए कोई प्यार का सीमेंट नहीं बना हुआ है। लगातार हमने देखा एक हाथ खड़े करने वाली फोटोज, वेणुगोपाल जी बीच में, सचिन पायलट जी इधर, अशोक गहलोत जी इधर, ये फोटोज हमने बहुत सारी देखी। लेकिन उसका मतलब ये होता है हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की नहीं है साथ में काम करना। और यही मैसेज जो है वो जनता के बीच में जाता है। इस बार तो मुख्यमंत्री जी के सो कॉल्ड पैरों में लग गई थी, राजस्थान में फोटो भ्रष्टाचार हमने मिस कर दी। अदरवाइज जो है वो हम देखते कि कैसे वापस एक फोटो आती, लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन वही सेम स्टेटमेंट। तो देखिए होगा कुछ नहीं, ये दिखाने के लिए चीजें हैं, अंदर कितनी ज्यादा इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप देख रहे हैं। लगातार लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी नहीं, कभी कोटा के और जयपुर के कैबिनेट मंत्रियों के बीच में भी आपस में जो रोज स्टेटमेंट्स आपस में आदान प्रदान होता है, किस लेवल पर आकर के झगड़ा करते हैं। मुझे लगता नहीं कि इतने ज्यादा मतभेद के बाद में कोई भी पार्टी जो है वो एकजुट होकर के काम कर पाएगी। चलिए ठीक है प्रियदर्शी जी, मेरा सवाल आपसे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कि नया क्या कुछ लेकर आप आ रहे हैं, कि वही पुराने वाले पैरामीटर पे चलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी 4.5 साल से अपनी मजबूत टीम के साथ में जनता के बीच में सरकार की योजना, सरकार के काम और संगठन की एकजुटता से आज जनता को हमने लाभान्वित किया, उनके काम किए,
ऊर्जावान टीम बनी है, युवाओं की टीम बनी है, महिला नेतृत्व की टीम बनी है। हम निश्चित तौर पे जनता से जुड़ाव करे हुए हैं। हमने जनता की नब्ज को टटोला है, हमने जनता की मुसीबतों को, उनके कामों का निवारण किया है। हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर हम दोबारा सरकार बनाएंगे। जनता हमसे खुश है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में टुकड़े टुकड़े गैंग में विभाजित है। एक बिल्कुल। दर्जन से ज्यादा इनमें मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आज अंत में इनको अपना मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पर यह कहना पड़ा कि हम मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ेंगे, परंतु मोहन भागवत जी ने ये मीडिया के सामने कहा है कि मोदी जी का फेस अब फीका पड़ गया है। हम ना मोदी जी के फेस के साथ साथ में हमारे को दूसरे मुद्दों पे भी चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहने का उनका आशय था कि मोदी जी के एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, फिर इसके बाद राखी जी के पास। देखिए, राजस्थान के एक इतिहास रहा है, हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। क्या इस बार ऐसा होगा या जो इतिहास है वो बदले जाएंगे इस बार? प्रियदर्शी जी। जी जी सवाल मेरा ये कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती, कभी बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। मैं आपकी बात समझ गया। हम आश्वस्त हैं। पायलट साहब ने कहा है, अशोक गहलोत साहब ने कहा है, कांग्रेस के हर नेता जानता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो चाहे ग्राम स्तर का हो, हर जना अच्छी तरीके से जानता है। जनता के मन में हमारे प्रति अति विश्वास है। हमारे काम से जनता खुश है और खुश होने का हमें ये परिणाम मिलेगा कि जनता हमारे को दोबारा मौका देगी और राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी। पहले से ज्यादा सीटें आएंगी, हम 150 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे और बिल्कुल बहुमत से राजस्थान के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है। राखी जी, 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, कांग्रेस की सरकार है, समझ रही हैं आप? बीजेपी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, इनके कार्यकाल में इस तरह की कल्याणकारी योजना इन्होंने पहले भी लेकर आए थे, लेकिन 56-21 पे सिमटे थे। इस बार भी इसी पे सिमटेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की बेसिक प्रॉब्लम है। प्रियदर्शी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राखी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहस पे आप लोग शामिल हुए। आज हमने बड़ी बहस में चर्चा की कि राजस्थान में कई सारी चीजें बदल गई हैं। राजस्थान में नई टीम बनकर तैयार है, बीजेपी की टीम अलग, कांग्रेस की टीम अलग। अब देखने वाली बात होगी किसकी टीम किस पर भारी पड़ती है। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मतभेद जो थे वो एक बार फिर से उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि सचिन पायलट साहब को थोड़ा तरजीह कम दी गई है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।